फिर से एक बार देख लीजिए। तो लास्ट क्लास में जो हमने सेल डिस्कस किया, और अब हमें डिस्कस करना है इंटरनल रेसिस्टेंस। तो इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल इज on account of matter used for the fabrication of the cells. All matter consists of all matter has resistance associated with it. That is, all matter opposes the flow of charge through it. So the electrolytes used in the cell has internal resistance. That is, it opposes flow of charge through the electrolytes, and this opposition present in the electrolytes is called internal resistance. हमने बताया था कि सॉलिड कंडक्टर का रेसिस्टेंस लिक्विड कंडक्टर से कम होगा, इसलिए इलेक्ट्रोलाइट का रेसिस्टेंस एक मेटल कंडक्टर से ज्यादा होगा। तो हम इसको कम से कम कैसे कर सकते हैं? उसी तरह से गैसियस कंडक्टर का रेसिस्टेंस और भी ज्यादा होगा, इसलिए ऑलमोस्ट ऑल गैसेस आर इंसुलेटेड बिकॉज इट हैज इनफाइनाइटली लार्ज रेसिस्टेंस। अब जरा देखें कि मरकरी लिक्विड स्टेट में है और सॉलिड स्टेट में कॉपर है, दोनों के दोनों मेटल है, तो रेसिस्टेंस किसका ज्यादा होगा? तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि लिक्विड स्टेट में जो कंडक्टर है उसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, उस केस में रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। अब जरा ध्यान देना है कि इंटरनल रेसिस्टेंस का डिफिनीशन हम समझ गए हैं, और इंटरनल रेसिस्टेंस को डिस्टिंग्विश करने के लिए टू एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से, तो इसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। अब कैपिटल आर हो गया सर्किट रेसिस्टेंस, स्मॉल आर हो गया इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल। जब सेल को किसी सर्किट के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ऑब्वियसली सीरीज में ही कनेक्ट करते हैं टू ड्रॉ मैक्सिमम पावर, तो सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस और सर्किट का एक्सटर्नल रेसिस्टेंस दोनों सीरीज में कंबाइन हो जाता है। तो अब नाउ इफेक्टिव रेसिस्टेंस बिकम्स कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, जबकि सेल का ईएमएफ ई है। सो नाउ करंट सप्लाइड बाय द सेल इन द सर्किट विल बी ईएमएफ ऑफ द सेल डिवाइडेड बाय इफेक्टिव resistance, that is capital R plus small r equal to I. E divided by capital R plus small r equal to I. So E equal to I into capital R plus small r. So IR plus I into small r. I into capital R हो गया V, potential difference across the circuit, and I into small r हो गया potential difference across the terminal of the cell, और इसलिए V इक्वल टू हो जाएगा EMF माइनस I इंटू स्मॉल r। इससे स्पष्ट हो गया कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल इज जस्ट इक्वल टू EMF ऑफ द सेल माइनस I इंटू r, दैट इज करंट सप्लाइड बाय द सेल इंटू इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल। अगर इंटरनल रेसिस्टेंस को हम बढ़ा देते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल विल बी लेसर, इसीलिए इंटरनल रेसिस्टेंस को कम से कम किया जाता है। जिस समय इंटरनल रेसिस्टेंस को जीरो कर देंगे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, तो उस समय टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ इक्वल हो जाएगा। लेकिन जिस समय करंट सर्किट से फ्लो कर रहा है जीरो, उस समय जीरो इंटू स्मॉल आर इक्वल टू जीरो हो जाएगा, इसलिए ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा था कि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल इज कॉल्ड ईएमएफ। ये मैक्सिमम तभी हो सकता है जब करंट को जीरो कर देंगे, जब एक्सटर्नल सर्किट को सेल से डिस्कनेक्ट कर दें तब। अब फैक्टर अफेक्टिंग इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल, किन किन फैक्टर पर ये डिपेंड करता है ये जानना है। तो फर्स्ट फैक्टर है कि अगर दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो सेपरेशन है वो बढ़ा देते हैं तो इंटरनल रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसीलिए आप देखते होंगे कि बैटरी में जो प्लेट, नंबर ऑफ प्लेट बढ़ाते हैं, बढ़ाने के पीछे
उद्देश्य यही है कि दो प्लेट के बीच के सेपरेशन को कम कर दिया जाए। हम बहुत बड़ा बड़ा दो प्लेट क्यों नहीं ले लेते हैं कि उसकी जगह पर 12 प्लेट लेते हैं। बड़ा बड़ा बैटरी जो होता है उसमें 12 प्लेट का होता है, तो 12 प्लेट नहीं लेकर के, 12 प्लेट नहीं लेकर के केवल 2 ही प्लेट ले लें ऑफ लार्जर एरिया, तो क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा? फायदा कम होगा, नुकसान क्या होगा कि दो प्लेट के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, और बढ़ जाने से क्या होगा कि रेसिस्टेंस इंटरनल बढ़ जाएगा, इसलिए उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो हम इसके बीच में करते क्या है कि दो प्लेट की जगह पर हम 12 प्लेट ले लेते हैं, ताकि दो कंसेक्यूटिव प्लेट के बीच का सेपरेशन कम हो जाए। ऐसा होने से इंटरनल रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। सो हमने ये सीखा कि सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल if increases, then internal resistance of the cell also increases. इसका मतलब हो गया more the length of the electrolytes through which current has to flow, यानी more is the separation between the electrodes, क्योंकि करंट जब भी फ्लो करेगा between one electrode to another electrode, अगर ये दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का सेपरेशन ज्यादा हो गया तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे आप पढ़े हैं कि R इक्वल टू L बाय A, यानी रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। यहाँ पर हो जाएगा रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल। अब वहां था रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो उसका कोरिलेशन यहाँ भी आपको मिलेगा। तो फर्स्ट नंबर में था कि सेपरेशन को इंडिकेट कर रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब है greater the conductivity of electrolyte, lesser is the internal resistance of the cell। इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इंटरनल रेसिस्टेंस कम किस वजह से हो सकता है, अगर मटेरियल की कंडक्टिविटी ज्यादा हो जाए तो भी, तो उस केस में भी रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। इंटरनल रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इसलिए डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सेल में यूज कर रहे हैं तो उसका इंटरनल रेसिस्टेंस का वैल्यू चेंज होगा। इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉमन एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। जिस तरह से वहां था कि रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स और प्लेट, जो प्लेट हम ले रहे हैं, लार्जर एरिया का प्लेट लेंगे तो क्या होगा, रेसिस्टेंस कम होगा। स्मॉलर एरिया का प्लेट लेंगे तो रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, इसीलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब जरा ये समझा जाए कि ये एक सिंगल सेल है। देखो ये जो देख रहे हो डॉट डॉट लाइन ब्रैकेट में, सिंबॉलिकली ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल है और ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल है, और ये जो स्मॉल आर देख रहे हो ये इसका इंटरनल रेसिस्टेंस हो गया। और ये पूरा सिस्टम जो है यहाँ से यहाँ तक ये सेल को डिनोट करता है, और सेल के अंदर ये रेसिस्टेंस है। इसलिए अब जरा ध्यान देना है कि ओम्स लॉ यहाँ पर अप्लाई करते हैं कि इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, कि इलेक्ट्रोड्स हम कैसा लेते हैं। फिलहाल हम देखें कि चूंकि ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है, सर्किट का रेसिस्टेंस है, तो दिस रेसिस्टेंस और दिस रेसिस्टेंस, स्मॉलर रेसिस्टेंस, आर कनेक्टेड इन सीरीज, इसलिए नेट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, R प्लस R। Now net resistance is R plus R and maximum potential difference is equal to EMF of the cell, that is E। यहाँ E इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं समझना है, इसको EMF समझना है। तो अब हम ओम्स लॉ को अप्लाई करें तो I इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय नेट रेसिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस लिए EMF डिवाइडेड बाय नेट रेसिस्टेंस, दिस। तो ये आया। अब अगर हम कहें कि पोटेंशियल दो पार्ट में बट गया है, सीरीज में पोटेंशियल का डिवीजन होता है, एक पोटेंशियल हो गया अक्रॉस द इंटरनल रेसिस्टेंस, एक हो गया अक्रॉस द एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, और जब इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो किसके बराबर होना चाहिए, नेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल, दैट इज मैक्सिमम पोटेंशियल अक्रॉस द सेल। तो इसीलिए V प्लस V, कैपिटल V को ओम्स लॉ के अनुसार IR से लिखेंगे, स्मॉल V को भी हम ओम्स लॉ के अनुसार IR ही लिखेंगे।
और इसमें I कॉमन ले लिए तो हमें ये रिजल्ट मिला। और इस प्रकार हम I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, E अपॉन R प्लस R, ये रिजल्ट मिल गया। सो दिस रिलेशन इज कॉल्ड सर्किट इक्वेशन। इसको सर्किट इक्वेशन कहते हैं फॉर सिंगल सेल with internal resistance small r and with external circuit resistance capital। ये सर्किट इक्वेशन कहलाता है। ओके, ये अब समझ में आ गया। ऐसी स्थिति में अगर हम आई आर को इधर ये I इंटू आर या ये V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कैपिटल E माइनस V। कैपिटल E V हो गया, कैपिटल E हो गया मैक्सिमम EMF, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, माइनस this potential difference due to internal resistance equal to external potential difference। जाहिर है कि external potential difference is less than the EMF। कब? Provided internal resistance is non-zero। अगर internal resistance को जीरो कर दें तो then external potential difference or potential difference across the terminal is just equal to EMF of the cell। Internal resistance of the cell in terms of EMF V and R। EMF कैपिटल E जो है यहाँ पर EMF हो गया, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं समझना है। ये V हो गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल, और ये हो गया रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो यही केस यहाँ यूज किया गया। देखो सब कुछ जो पहले यूज किया था वही हमने किया। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इसको V को कहेंगे, कैपिटल V को। जबकि स्मॉल v क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल है उसको माइनस कर देते हैं मैक्सिमम पोटेंशियल में, तब जो बचता है वही कहलाता है हमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज कैपिटल V। और तो कैप यहाँ देखो IR इक्वल टू E माइनस V, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया कैपिटल V। तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस R। अब जरा देखें तो अब हमें कैलकुलेट करना है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल क्या हो जाएगा, देखो R को या इसको IR को कैपिटल IR से डिवाइड कर दिए दोनों तरफ। डिवाइड करने से क्या हो गया, I कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, स्मॉल r बाई कैपिटल R इक्वल टू E माइनस V बाई V। और इसको और सिंप्लीफाई किए थे E बाई V माइनस 1, और इधर से जो R था इसलिए इंटू R। तो जाहिर है स्पष्ट क्या हो गया कि इंटरनल रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल। ये R कैपिटल फिक्स रखेंगे। अगर एक्सटर्नल सर्किट का रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो इंटरनल सर्किट का इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल डिपेंड्स इनवर्सली ऑन पोटेंशियल डिफरेंस, because EMF is the maximum value so it remains constant। अगर ये बढ़ जाता है तो ये घट जाएगा। तो क्लियर हो गया कि कोई बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतना ही ज्यादा उसका टर्मिनल पोटेंशियल होगा, और टर्मिनल पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा वो यूजफुल होगा, उतना ज्यादा पावरफुल होगा। इसलिए हम सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को कम कर देते हैं। अब देखिए कंपेयर करते हैं डिटर्मिनेशन। अब डिटरमाइन करते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो लैब में हम एक्सपेरिमेंट करेंगे कि किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे हम डिटरमाइन करेंगे। एक वोल्ट मीटर लेंगे, ये देखिए वोल्ट मीटर उस सेल के साथ पैरेलल में कनेक्ट हो गया। ये वोल्ट मीटर उसका पोटेंशियल मेजर करेगा। कौन सा पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल, क्योंकि ये सेल का एक टर्मिनल है, ये सेल का दूसरा टर्मिनल है। तो जब भी मेजर करेगा तो यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल। जबकि सेल के अंदर हम ऑब्जर्व करें तो एक पोटेंशियल ये हो गया अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस, एक पोटेंशियल हो गया अक्रॉस द बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल। दोनों को ऐड कर देंगे तो नेट पोटेंशियल यानी नेट EMF ऑफ द सेल आ जाएगा। अब जरा देखें, ये ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट में क्या कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल को बैटरी के वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल को वोल्ट मीटर के नेगेटिव से कनेक्ट किया पैरेलल में। ये पैरेलल
ये जो देख रहे हो ये बॉक्स, ये रेसिस्टेंस बॉक्स है। इसमें हम इच्छा अनुसार रेसिस्टेंस इंसर्ट कर सकते हैं। मान लो हम चाहते हैं कि 2 ओम का रेसिस्टेंस डाल करके फिक्स कर दें, फिर चाहते हैं उसको हटा के 5 ओम का डाल दें, तो ये रेसिस्टेंस बॉक्स से हम आराम से कर सकते हैं। इसके बाद तो ये ओपन सर्किट है, फिलहाल आपको ये दिखा दिया गया है। और ओपन सर्किट में ये जो वोल्ट मीटर रीडिंग देगा वो देगा कितना रीडिंग देगा, ईएमएफ के बराबर रीडिंग देगा। जब एक्सटर्नल सर्किट की रेसिस्टेंस को 0 कर दिया हमने, तो जो भी रीडिंग आएगा वो ईएमएफ के बराबर रीडिंग आएगा। ओके, अब हम क्लोज कर देते हैं। जैसे ही क्लोज करते हैं तो इस रेसिस्टेंस बॉक्स में जो रेसिस्टेंस है वो सर्किट में इन्वॉल्व हो गया, यानी इसके साथ सीरीज में कनेक्ट हो गया। अब जो हो गया टोटल रेसिस्टेंस R प्लस कैपिटल R हो गया, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी टोटल यहां से यहां के बीच में उतना ही है। तो ऐसी स्थिति में करंट कम हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है। कुछ पोटेंशियल यहाँ एपियर होगा, कुछ पोटेंशियल यहाँ एपियर होगा। स्मॉल आर के क्रॉस एपियर होगा, कैपिटल आर के क्रॉस एपियर होगा। इसलिए दोनों का पोटेंशियल का सम ये बैटरी के ईएमएफ के बराबर होगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस भी इज मेजर्ड। ये सर्किट डायग्राम समझ में आ गया, इसको करके हम देखेंगे तो आपको जाहिर है कि इस केस में जब सर्किट क्लोज करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा इस केस से थोड़ा कम आएगा। तो जब भी सर्किट क्लोज कर देते हैं, जब सर्किट में बैटरी से करंट ड्रॉ कर रहा है सर्किट, ऐसी स्थिति में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल और बैटरी बिकम्स लेस देन दैट ऑफ द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ ऑफ द सेल, और ये ड्यू टू इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल होता है। अब देखिए, सेल को कंबाइन हम करते हैं सीरीज एंड पैरेलल में। तो 2 or more cells can be combined in 2 different ways, series and in parallel। तो सीरीज में कॉम्बिनेशन का क्या फायदा है, क्या नुकसान है, और पैरेलल में क्या फायदा क्या नुकसान है, जरा इसको समझें। सीरीज में जब हम कंबाइन करते हैं तो वो इंड टू इंड कॉम्बिनेशन होता है, यानी एक टर्मिनल का नेगेटिव टर्मिनल, यानी फर्स्ट सेल का नेगेटिव टर्मिनल सेकंड सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हुआ, और सेकंड सेल का नेगेटिव टर्मिनल थर्ड सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हुआ, एंड सो ऑन। इसको कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि अगर हमें 1.5 वोल्ट का सेल है और हमें चाहिए 4.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, तो एक सेल उसको फुलफिल नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में ऐसे 3 सेल को कंबाइन कर दें हम सीरीज में, तो हमें 4.5 हो जाएगा, क्योंकि 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 इक्वल टू 4.5 वोल्ट हो जाएगा। तो जब हमें ग्रेटर पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत होती है तो हम 2 और मोर सेल को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। So cells are connected in series when they are joined end to end, so that the same quantity of electricity must flow through each cell। ऐसा करने से क्या होगा कि सेम करंट विल फ्लो थ्रू each cell, same quantity will flow through each cell, और potential difference will be add up together to give net effective potential। So net यहाँ पर important points to be noted, the EMF of the battery or cell is just equal to sum of the EMF of individual cells। अब करंट की बात करते हैं, द करंट इन ईच सेल इज सेम एंड इज आइडेंटिकल विद द करंट इन द एंटायर अरेंजमेंट। चूंकि सभी सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, इसलिए आई करंट सभी से होकर गुजरेगा। दिस आई 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 ऐसे सर्कुलेट करेगा। सो दिस इज एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। सो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस भी आया। अब है टोटल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा। पहले तो टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस हम निकालेंगे, तो टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, दिस R प्लस R प्लस R, 3R हो गया। और टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या हो जाएगा, तो 3R प्लस कैपिटल R, ये हो गया टोटल। ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट कहलाएगा। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो गया कैपिटल R प्लस 3R, ये हो गया। नेट ईएमएफ क्या हो गया,
E प्लस E प्लस E, तो 3E हो गया। तो नेट ईएमएफ या नेट पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय नेट रेसिस्टेंस इक्वल टू करंट I, इसलिए 3E डिवाइडेड बाय R प्लस स्मॉल r प्लस स्मॉल, या यूं कहो कि 3 स्मॉल r डिवाइडेड बाय प्लस कैपिटल R, तो ये आपका हो जाएगा करंट I इक्वल टू 3E डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस 3 स्मॉल r. The total internal resistance of battery is just equal to sum of the internal resistance of individual cells. So total EMF of the battery or cell of the combination is just equal to n times the EMF of individual cell. ऐसा तब होगा जब सभी सेल आइडेंटिकल हो। जब सभी सेल आइडेंटिकल ना हो तो ऐसी स्थिति में सभी सेल के EMF को एड अप कर देंगे तो टोटल EMF हो जाएगा। That is net EMF equal to E1 plus E2 plus dot 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 EN, where E1 is the EMF of first cell and E2 is the EMF of second cell and so on. अब नेट इंटरनल रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा? अगर n सेल्स हैं तो एक सेल का रेसिस्टेंस स्मॉल r है तो n सेल का रेसिस्टेंस हो जाएगा n इंटू r, क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है, और इसलिए टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल एंड सर्किट इक्वल टू इंटरनल रेसिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस प्लस टोटल सर्किट रेसिस्टेंस, ये मिल गया। अब हमें नेट ईएमएफ ये मिला, नेट रेसिस्टेंस ये मिला, तो ओम्स लॉ अप्लाई कर देते हैं तो करंट क्या हो जाएगा? तो नेट ईएमएफ डिवाइडेड बाय नेट रेसिस्टेंस। आप देखो नेट ईएमएफ डिवाइडेड बाय नेट रेसिस्टेंस इक्वल टू नेट करंट सप्लाइड बाय द कॉम्बिनेशन। अब सवाल है कि इफ net internal resistance, total internal resistance is negligibly smaller than that of the external resistance or resistance of the external circuit, ऐसी स्थिति में ये टर्म नेग्लेक्ट हो जाएगा और तब बचेगा n E डिवाइडेड बाय R। अब n को ब्रैकेट से बाहर ले लें तो E डिवाइडेड बाय R, E डिवाइडेड बाय R क्या हो गया? EMF बाय रेसिस्टेंस इक्वल टू करंट, यानी एक सेल जितना करंट सप्लाई कर रहा है उसका n टाइम्स हो जाएगा टोटल करंट, so total current becomes n times. So conclusion, when internal resistance becomes negligible in compared to external resistance, then the cells are connected in series to get the maximum current. इससे स्पष्ट हो गया कि इंटरनल रेसिस्टेंस को अगर हम कम करते हैं तो मैक्सिमम करंट विल फ्लो थ्रू द सर्किट, इसलिए सेल का रेसिस्टेंस को कम से कम किया जाता है। ओके, अब सेल को जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तब क्या होता है, ये ध्यान रखना है। सीरीज में कनेक्ट किए तो ईएमएफ n टाइम्स बढ़ गया, करंट भी n टाइम्स बढ़ गया, प्रोवाइडेड नेट इंटरनल रेसिस्टेंस इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो पहला काम करेंगे कि हम सेल पर क्या, उसके ईएमएफ पर क्या असर पड़ेगा, नेट ईएमएफ पर, और फिर नेट करंट पर क्या असर पड़ेगा ये कैलकुलेट करना है। सेल्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल इफ they are joined positive to positive and negative to negative such that current is divided between the cells. तो जैसे रेसिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते थे वैसे ही सेल को कनेक्ट करेंगे। तो इसमें मैं इससे डेफिनेशन बदल देता हूं कि two or more cells are said to be connected in parallel in such a way that the one terminal of each cell connected to single common points in the circuit and other terminal of each cell connected to other single common point in the circuit, such that current flowing each cell will be different. जबकि सीरीज में क्या था, सेम करंट विल फ्लो थ्रू इच, लेकिन यहाँ क्या होगा कि जैसे करंट यहाँ आ रहा है, नेट करंट सप्लाई here I आ रहा है, लेकिन यहाँ जैसे ही I आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा I, क्योंकि ये सभी सेल सेम है इसलिए हम यहाँ कह देंगे कि I/3 इधर आएगा, I/3 इधर आएगा, I/3 इधर आएगा। लेकिन सेल डिफरेंट हो तब हम कहेंगे I1 इधर, I2 इधर, I3 इधर, अब फिर वही I यहाँ आके कंबाइन होके फिर ये I हो जाएगा। तो जरा इसमें चेकआउट करना है कि द EMF of the battery or cell is same
as that of the single cell. इससे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अगर 1000 सेल को भी हम पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं तो हमें ईएमएफ एक ही सेल के बराबर मिलेगा। तो जाहिर है कि ये घाटे का सौदा है, क्योंकि एक सेल रहे हमारे पास चाहे 1000 सेल रहे, अगर उसको